नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है सावली बहू बाग नो। सलोनी की शादी के दूसरे दिन ही सलोनी के सारे सपने बिखर चुके थे। सलोनी का पति कुणाल सलोनी की शकल भी नहीं देखना चाहता था और देव आहूजा अपने कारोबार के साथ साथ अपना घर भी संभाल रहा था। देविका को उसकी गलानी ही अंदर अंदर तोड़ी जा रही थी। सलोनी के साथ कुणाल ने जो कुछ भी किया था उसकी वजह देविका खुद को ही मान रही थी और वो अब धीरे धीरे बीमार होने लगी थी। इसके चलते अब सलोनी के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी तो थी ही, साथ में वो अब वक्त देविका का ध्यान भी रखने लगी। सलोनी अपने बिखरे हुए ससुराल को संभालने में इतनी व्यस्त हो गई कि उसके पास तो खुद के आंसू पोंछने तक का वक्त नहीं था। सलोनी की शादी को हुए अब 2 दिन बीत गए थे और मुंह दिखाई की रस्म का भी समय हो चुका था। सलोनी ने तो मना कर दिया था, पर देव आहूजा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और शहर में बहुत नाम भी था। अब किसी के घर में क्या दिक्कत हो रही है, अब ये बाहर वाले क्या जाने। उन्हें तो लग रहा था कि नई नई शादी हुई है तो बड़े घरों में जश्न मनाए जा रहे होंगे, पर बड़े घरों में दुख दर्द और मुसीबतें आती हैं। अब ये लोगों को कौन समझाए। इसलिए देव ने हाथ जोड़कर सलोनी से विनती की, मुंह दिखाई की रस्म करने के लिए। वो जानता था कि कुणाल ने जो कुछ भी किया है उसके बाद देव आहूजा का सिर शर्म से नीचे झुक गया है, पर वो अपने कारोबार को तो इतना भुगतान करने नहीं दे सकता। और सलोनी भी पढ़ी लिखी थी, वो जानती थी कि घर के हालात चाहे जैसे हो, पर कारोबार तो दिखावे और आपसी सहयोग से ही चलता है। तो उसने भी देव आहूजा को इसकी सहमति दे दी। अब सलोनी और कुणाल के कमरे का हाल ये था कि कुणाल अपने भैया और भाभी से हुए झगड़े के बाद बहुत गुस्से में था और जैसा कि देव ने साफ साफ कह दिया था कि सलोनी इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली है, तो कुणाल अब सलोनी को इन सब को जिम्मेदार मान रहा था। की वजह से उसके मन में सलोनी के लिए और भी ज़्यादा नफरत पैदा हो गई। अब गुस्सा और नफरत किसी इंसान को चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर वो लौटकर आता तो घर ही है और कुणाल को भी घर तो आना ही था। लेकिन अब वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने ऑफिस में बिताता था या फिर अपने दोस्तों के साथ, और जब भी अपने कमरे आता तो सलोनी को देखकर चिढ़ जाता। वो अपने कमरे में बस सोने ही आता था, उसमें भी वो तकिया लेकर अपने कमरे में ही रखे सोफे में सो जाता। सलोनी धीरे धीरे कुणाल की सारी जरूरतों और आदतों के बारे में जान रही थी और वो कुणाल के कमरे में आने से पहले ही वो सब चीज़ें जगह पर रख देती। लेकिन कुणाल सलोनी की तरफ एक बार भी देखता नहीं था। देव आहूजा ने सबके कहने पर जल्द ही मुंह दिखाई का फंक्शन भी रख दिया। कुणाल से तो किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी सब कुणाल का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ सलोनी के मुंह दिखाई का ही नहीं बल्कि बिजनेस पार्टी भी थी एक तरह से। देव आहूजा ये करना तो नहीं चाहता था, पर अपने कारोबार पर उसके घर के हालातों का कोई प्रभाव पड़े वो भी ये नहीं चाहता था। सलोनी भी खुद से ही जैसे तैसे तैयार होकर बाहर फंक्शन अटेंड करने लगी। देविका की हालत पहले से थोड़ा ठीक थी, वो भी देव आहूजा के साथ सब मेहमानों के स्वागत में लगी हुई थी। फंक्शन में धीरे धीरे अब मेहमान भी बहुत आ चुके थे और अब सब कुणाल के बारे में पूछ रहे थे। आहूजा ने कई तरह तरह के बहाने बनाकर सबको तसल्ली दे, पर वो भी जानता था कि ज़्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाए और आने वाले कल में लोग इस बात का भी बतंगड़ बनाएंगे। पर थोड़ी ही देर में कुणाल भी इस फंक्शन में शामिल हो गया। कुणाल को इस फंक्शन में देखकर सलोनी, देविका और देव भी बहुत खुश हो गए और सब इस फंक्शन को थोड़ा मुस्कुराकर एंजॉय करने लगे। फिर सलोनी के मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई
और जब पहली औरत ने सलोनी का घूंघट खोला तो वो सलोनी को देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई और उसने फिर कुणाल की तरफ देखा और फिर सलोनी की तरफ। सलोनी कुणाल के साथ और देविका भी उस औरत के बर्ताव को अच्छे से समझ गए थे कि वो सलोनी के सावले रंग को देखकर हैरान है। कुणाल को तो अब शर्म सी आने लगी थी कि इतने बड़े फंक्शन में उसका तमाशा बन जाएगा, पर वो ये फंक्शन बीच में छोड़कर जा नहीं सकता था क्योंकि इसमें बिजनेस की रिलेटेड कई डील होने वाली थी। अब कुणाल के पास चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। जब बहुत देर तक वो औरत सलोनी का चेहरा देखती रही तो पीछे से एक दूसरी औरत ने उससे कहा कि इतनी खूबसूरत है क्या दुल्हन, जो तुम आंखें फाड़ फाड़ कर देखे ही जा रही हो। अरे बहन, हमारी बारी भी आने दो, हम भी तो देखे कि आखिर कुणाल की पत्नी कितनी सुंदर है। उस औरत ने मुंह बनाते हुए कहा कि बस अमावस के चांद की तरह। और ये सुनकर सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उस औरत ने कहा कि इसका क्या मतलब है, अमावस की रात को तो चांद निकलता ही नहीं, फिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। उस औरत ने कहा कि तभी तो इसे चांद कह रही हूँ, क्योंकि जिस तरह के काले घने बादलों के बीच चांद दिखाई नहीं देता, ठीक वैसे ही इस लड़की के काले रंग के आगे इसका चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा। और फिर उस औरत ने सलोनी के चेहरे से पूरा घूंघट हटा दिया और अब सबको ही सलोनी का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। सलोनी का रंग देखकर अब सब फंक्शन में बातें बनाने लगे और साथ में मुंह भी। कई औरतें तो जोर जोर से बातें करने लगी कि क्या कुणाल ने आंखें बंद कर ली थी कि शादी के समय ऐसी लड़की को अपनी पत्नी बना लिया। कुछ ने कहा कि ऐसी भी शादी की क्या मजबूरी थी जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन ने ऐसी काली लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। ये तो इस घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी बनने के लायक भी नहीं है। और जोर जोर से हंसने लगे। लोगों की बातें अब देव आहूजा के कानों तक भी पहुंचने लगी थी और बड़ी महफिल में एक औरत का अपमान देख देव आहूजा के बर्दाश्त के बाहर था और अब जवाब देने की बारी देव आहूजा की थी। सोनिका भरी पार्टी में लोगों के सामने मजाक और उसके रंग को लेकर भला बुरा कहना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर कुणाल तो चुपचाप रहा। ये बात देव आहूजा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसने सबके सामने सलोनी का हाथ पकड़ा और सबके बीच लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि अब हंसो, जोर जोर से हंसो ना। एक लड़की जिसका रंग सांवला है उसके ऊपर हंसने से क्या मजा आता है, जरा मुझे भी बताना। लेकिन उसके पहले हम अपने अपने घर जाकर अपनी माँ, बहन, बेटी और तो कुछ लोगों की पत्नियां हैं उनको भी यहाँ लेकर आए, फिर बारी बारी से सबके ऊपर हंसेंगे। इस तरह पहले आप लोग मेरी घर की इज्जत का उपहास उड़ा लेंगे, उसके बाद मैं आपके सबके घर का, फिर आप लोगों के साथ साथ मुझे भी सुकून आ जाएगा। देव आहूजा की ये बात सुनकर वहाँ पार्टी में जितने भी लोग थे वो सब अब सलोनी पर हंसना और बातें बनाना बंद कर दिए। देव आहूजा ने अब बहुत ही साफ और कठोर शब्दों में कहा कि आप लोग शायद अपनी बदसलूकी में ये भूल गए हैं कि आप लोग जिस लड़की पर हंस रहे हैं, उसे ताने मार रहे हैं, वो इस घर की बहू है और ये घर उसका है। तो आप लोगों को वो अभी के अभी गार्ड को बुलाकर घर धक्के मारकर यहाँ से निकाल भी सकती है, पर उसने आप सबके मजाक का बातों का एक भी पलटकर जवाब नहीं दिया। और यही कारण है कि इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन जो कि मैं देव आहूजा और मेरी पत्नी देविका आहूजा ने इस सांवले रंग की बेहद ही खूबसूरत लड़की को अपने घर की बहू बनाया है। आहूजा की बातें सुनकर अब पार्टी में खड़े सभी लोगों का चेहरा हमसे नीचे हो गया, लेकिन अब देव आहूजा पार्टी में आए सभी मेहमानों से बेहद नाराज हो चुके थे और इसलिए उसने साफ साफ सभी को पार्टी से लौट जाने के लिए कह दिया।
पार्टी जिस डील और प्रोजेक्ट के लिए रखी गई थी उन लोगों को भी देव आहूजा ने उल्टे पैर वापस भेज दिया। अपनी कंपनी का इतना बड़ा नुकसान होता देख कुणाल से रहा नहीं गया और वो अपने बड़े भाई देव आहूजा के पास आकर बोला कि भैया आप इनको रोकिए कि डील और प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये बिना ही डील चले गए तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। और वैसे भी उन्होंने क्या गलत बोला है? काले को काला नहीं बोलेंगे तो क्या पीला नीला बोलेंगे? और वैसे भी इस लड़की को जब मैं इसका पति होकर नहीं अपना पा रहा हूँ तो बाहर वाले क्या ही इसे अपनाएंगे। एक लड़की की वजह से कंपनी का इतना बड़ा नुकसान ठीक नहीं है भैया। आहूजा का गुस्सा अब उसके सर के ऊपर से हो चुका था। उसे इतना गुस्सा तो पार्टी में आए लोगों पर नहीं हुआ जितना कि उसे कुणाल की बातों से हो रहा था। और देव आहूजा का खुद पर काबू नहीं हो रहा था और उसने कुणाल पर हाथ उठा दिया और कहा कि ठीक कहा तुमने कि काले को काला ही कहेंगे। फिर तुम जैसी गैरत औलाद को घर से नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी से भी धक्के मार के निकाल देना चाहिए। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कुणाल कि तू ऐसी सोच रख सकता है। हम बाहर वालों से क्या उम्मीद करेंगे जब हमारे घर वालों की ही सोच गिरी हुई और घटिया है। ठीक कहा तुमने कि जब तू ही अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर पा रहा है तो कोई बाहर वाला कैसे करेगा। पर एक बात कान खोलकर सुन ले कुणाल, तू पैसों के लिए इतना गिर सकता है कि सही और गलत के बीच फर्क भूल जाए, पर देव आहूजा नहीं। और मैंने ये कंपनी अपने दम और अपनी ईमानदारी से खड़ी की है। इसे मनाने में मैंने लोगों की दुआएं ली हैं, बददुआएं नहीं। इसलिए मुझे अपनी कंपनी में ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो एक नारी का अपमान करे, उसका सम्मान न करे, वो भी इस तरह से अपमान करते हैं। जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं न अपनी कंपनी में और न ही इस घर में किसी भी औरत का अपमान नहीं होने दूंगा। और फिर देव आहूजा वहाँ से बाहर की तरफ चला गया। अपने बड़े भाई देव आहूजा से थप्पड़ खाने के बाद कुणाल सलोनी से और भी ज़्यादा चिढ़ने लगा। कुणाल के साथ जब भी कुछ बुरा होता तो वो खुद की गलती न देखकर इन सब का जिम्मेदार सलोनी को मानता, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुणाल और सलोनी के बीच और भी ज़्यादा नफरत बढ़ने लगी, जिसका फ़ायदा बहुत जल्द कोई और उठाने वाला था। सलोनी को कदम कदम पर अपने रंग के चलते बहुत कुछ सुनना पड़ता था। जहाँ कुणाल से शादी करने पर सलोनी ने अपने इस सावले रंग से मोहब्बत कर ली थी, वही कुणाल की नफरत ने एक बार फिर सलोनी को अपने सावले रंग से दूर करा दिया था। कुणाल जितना सलोनी से दूर होता जा रहा था, सलोनी उतना ही दोस्त अपने सावले रंग को देती, बजाय इसके कि इसमें गलती उसके रंग की नहीं बल्कि लोगों की सोच में है। धीरे धीरे इस बात को 3 से 4 दिन हो गए और अब वक्त था सलोनी के पग फेरों की। और एक दिन रेणुका ने देविका को फ़ोन लगाकर पग फेरों की रस्म के लिए कुछ पूछ लिया, जिस पर देविका ने कहा कि आप लोग जब चाहे तब अपनी सलोनी को इस रस्म के लिए अपने घर ले जा सकते हैं। लेकिन घर के माहौल और कुणाल की हरकतों की वजह से देविका की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। तो सलोनी ने इस रस्म के लिए हाँ तो कहा, पर उसने कहा कि वो सिर्फ एक दिन के लिए आएगी और फिर अगले दिन वापस अपने ससुराल जाएगी। ये सुनकर देविका ने सलोनी को मना किया कि वो उसके लिए अपनी खुशियों का गला न घोटे, क्योंकि जब कुणाल सलोनी को देखता तो वो उसे इतनी नफरत से देखता कि जैसे वो उसे उसी वक्त घर से धक्के मारकर निकाल देगा। देविका कुछ कहती तो नहीं थी कुणाल के इस बर्ताव को देखकर, पर वो जानती थी कि सलोनी अंदर ही अंदर घुट रही है इन सब चीज़ों से। पर सलोनी भी कहाँ अपने फर्ज से पीछे रहने वाली थी।
उसने भी अपने मायके की जगह अपने ससुराल में अपनी जरूरत अहमियत दी और उसने सिर्फ रस्म निभाने के लिए एक दिन के लिए ही अपने मायके जाने का फैसला लिया। सलोनी को पग फेरों की रस्म के लिए लेने उसकी माँ रेणुका और बुआजी आई थी। वो दोनों पहली बार सलोनी के ससुराल आई थी, क्योंकि जिन हालातों में सलोनी की शादी हुई थी उस समय सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हुआ था, जिससे सलोनी के मायके वालों को उसके ससुराल आने का वक्त नहीं मिला था। रेणुका ने जैसे ही सलोनी का घर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने बुआ से कहा कि जीजी देखो कितना बड़ा घर है। जी ने भी कहा कि इसे घर नहीं रेणुका महल बोलते हैं। रेणुका ने कहा कि यकीन ही नहीं होता है जीजी कि हमारी सलोनी का भाग्य इतना भी बदल सकता है, वरना तो मैंने उसकी शादी एक हपाइज तक के करने के बारे में सोच लिया था। और फिर रेणुका का चेहरा अपनी इस गलती से उदास हो गया। तब जीजी ने उसे समझाते हुए कहा कि कोई बात नहीं रेणुका, जो बीत गया उसे लेकर दुखी नहीं होते, और वैसे भी तेरे या मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। तू लाख कोशिश करती तभी सलोनी की शादी तो उस अपाइज से न करवा पाती, क्योंकि सलोनी की किस्मत में तो कुनाल लिखा था। और वैसे भी अब सब कुछ ठीक है, तो हमें पुरानी बातें भूलकर अपने आज के बारे में सोचना चाहिए। रेणुका को अपनी जीजे की बात सुनकर थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। फिर उसने कहा कि आप ठीक कह रही हैं, पर अभी भी मुझे एक बात की चिंता है। जीजी ने कहा कि अब क्या चल रहा है तेरे मन में? रेणुका ने कहा कि हम सलोनी को लेने आए हैं, पर हमारे पास तो थोड़े ही फल और कुछ मिठाइयाँ और छोटे मोटे गिफ्ट्स हैं। पता नहीं इतना कम सामान देकर सलोनी के ससुराल वाले क्या सोचेंगे, और कहीं सलोनी को भी ये सब देखकर शर्मिंदगी न महसूस हो। जीजी रेणुका की इस बात पर जोर से हंसी। रेणुका ने कहा कि ये क्या बात हुई? जीजी मैं यहाँ आपसे अपनी चिंता बता रही हूँ, कोई मजाक नहीं सुना रही हूँ जो आप ठहाका लगाकर हंस रही हैं। जीजी ने कहा कि आज तूने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तू सलोनी की असली माँ नहीं है। रेणुका ने हैरानी से बोला कि ये क्या बोल रही हैं जीजी आप? सलोनी की डिलीवरी तो आपने ही करवाई थी मेरी सास के साथ, उस समय जब बच्चे अस्पतालों में नहीं बल्कि घर में ही होते थे। फिर आप ये कैसी बातें कर रही हैं कि सलोनी मेरी सगी औलाद नहीं? माना कि मैंने पहले उसके सांवले रंग को लेकर उसे कभी प्यार नहीं किया, पर सच तो यही है कि वो भगवान के ही घर से मेरी औलाद बनकर आई है, और आज मुझे गर्व है कि सलोनी मेरी बच्ची है। कहा कि जिस भरोसे से तू ये बात कह रही है कि तुझे सलोनी पर गर्व है, तो फिर सलोनी पर ये शक कैसे? रेणुका ने कहा कि आप किस बारे में बात कर रही हैं जीजी? जीजी ने कहा कि तूने अभी अभी कहा न कि सलोनी अपने मायके से आए गिफ्ट्स शर्मिंदा तो नहीं हो जाएगी। रेणुका ने कहा कि हाँ, इसलिए तो कह रही हूँ कि तू सलोनी की सगी माँ नहीं, क्योंकि जब मैं सलोनी की सगी बुआ न होकर अपनी बिटिया को इतना जानती हूँ कि उसे इस गिफ्ट्स या सामान को देखकर खुशी नहीं बल्कि उसे हमें देखकर खुशी होगी। उसके लिए चीज़ों से ज़्यादा रिश्ते मायने रखते हैं, गौरी की तरह नहीं कि पहले पैसा और सिर्फ पैसा। रिश्ते तो कहीं उसकी लिस्ट में है ही नहीं। गौरी का नाम सुनकर रेणुका को बहुत गुस्सा आ गया और जीजी से कहा कि जीजी आप उस अभागी का नाम मेरे सामने मत लीजिए। मुझे तो शर्म आती है कि मैंने उसे जन्म दिया। काश मेरी सिर्फ एक ही औलाद होती, सिर्फ सलोनी, तो सब कितना अच्छा होता। जीजी ने फिर अपना सिर पकड़ते हुए कहा कि रेणुका तुमने क्या गलती करने पर महारत हासिल कर रखी है? रेणुका ने फिर हैरानी से जीजी को देखते हुए कहा कि अब इसका क्या मतलब है जीजी? जीजी ने कहा कि तू फिर वही गलती दोबारा करने जा रही है।
तो तूने सलोनी के साथ की थी। इस बार सलोनी की जगह गौरी ने ले ली है। पहले तो एकदम यही शब्द सलोनी के लिए बोलती थी कि तूने उसे पैदा करके गलती की है, और अब तू गौरी के लिए भी यही बोल रही है। भाई, तू एक माँ होकर कब तक एक गलती को बार बार करेगी? और जब माँ कर तू ही गलती करेगी तो अपनी औलाद से क्या उम्मीद करती है कि वो गलती न करे? अरे तू ये क्यों नहीं समझती कि औलाद अच्छा या बुरा हमेशा अपने माँ बाप से ही सीखती है। बस फर्क इस बात का है कि कौन सी औलाद किससे क्या सीखती है। देख, जैसे आज सलोनी का स्वभाव जैसा भी है वो उसके पिता की वजह से है, क्योंकि सलोनी ने बचपन से लेकर अपने पिता के आचरण को अपनाया है, इसलिए वो इतनी गुणी है। तूने तो कभी सलोनी को अपने पास आने ही नहीं दिया, इसलिए सलोनी तेरे जैसी नहीं बल्कि अपने पिता जैसी है। और बात रही गौरी की, तो गौरी ने आज तक जो कुछ भी सीखा है वो सब तुझसे ही सीखा है, क्योंकि तूने कभी गौरी को खुद से दूर नहीं किया और उसे अपने पिता के पास कभी जाने ही नहीं दिया। इस वजह से वो बिल्कुल तेरे जैसी हो गई। उसने भी वही गलती की जो तू आज तक करती आई। अगर माँ या पिता से औलाद को कोई एक ही दोनों की कमी पूरी करके उसका पालन पोषण कर सकता है, तो शायद हमारे देश का कानून कि एक बच्चे की परवरिश के लिए माँ और पिता दोनों का होना कितना ज़रूरी है, ठीक वैसे ही एक बच्चे में अच्छे और सही का ज्ञान होने के लिए या फिर उससे किसका आचरण अपनाना चाहिए और किसका नहीं, उसके लिए उससे अपनी माँ और पिता दोनों के साथ पर्याप्त वक्त बिताना चाहिए, जिससे वो दो लोगों के बीच के स्वभाव का और उनकी सोच का अपने अनुभव से समझ सके। इसलिए गौरी ने आज तक जो कुछ भी किया उसके लिए सिर्फ गौरी नहीं बल्कि तू भी उतनी जिम्मेदार है जितनी कि गौरी। जीजी की बात सुनकर रेणुका को आज फिर एक बार अपनी दूसरी गलती का एहसास हुआ, जिसे वो आज तक हवा देती आ रही थी, और उसकी आग में उसी की अपनी दूसरी बेटी गौरी जलती आ रही थी। उसके अंदर अब गौरी को लेकर जितना भी मलाल था वो अब ख़त्म हो चुका था। पर रेणुका की इस गलती की भी सज़ा उसकी दूसरी बेटी गौरी को मिल रही थी, जो शायद उसे पैसों के लालच में आज नहीं दिख रही थी, पर आने वाले समय में गौरी को भी अपने किए का रेणुका से भी ज़्यादा पछतावा होने वाला था। रेणुका का उतरा चेहरा देखकर जीजी समझ गए कि रेणुका फिर दुखी हो गई है। उसने कहा कि रेणुका, अब तू ये तीसरी गलती कर रही है। रेणुका ने कहा कि अब क्या किया मैंने जीजी? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं आपसे, बल्कि मैं तो चुपचाप यहाँ पर खड़ी हूँ। जिस पर जीजी ने हंसते हुए कहा कि यही तो तेरी तीसरी गलती है कि तू जहाँ जिस काम के लिए आई है वो करने की जगह तू चुपचाप खड़ी है। अरे भाई, अंदर जल्दी चल, वरना सलोनी के ससुराल वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में। फिर रेणुका भी जीजे की बातें सुनकर हंस पड़ी और दोनों ही सलोनी के घर के अंदर आ गई। सलोनी का घर इतना बाहर से देखने में बड़ा था, उतना ही अंदर से सुंदर भी था। ये देखकर रेणुका की थोड़ी चिंता कम हुई कि सलोनी को लेकर, पर अभी भी उसका मन बहुत घबरा रहा था। वो बस एक बार सलोनी के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती थी, जिसे रेणुका को यकीन हो जाए कि सलोनी यहाँ पर खुश है। थोड़ी देर में नौकर ने जाकर सलोनी को बताया कि उसके मायके से उसकी माँ बुआ आए हैं, जिसे सुनकर सलोनी भागकर बाहर हॉल पर आई और आते ही वो अपनी माँ के गले लग गई। ये देखकर रेणुका को पल भर के लिए गौरी का ख्याल आ गया था कि जब वो गौरी से मिलने उसके ससुराल गई थी तो गौरी ने रेणुका से मिलने से मना कर दिया था, और जब रेणुका खुद गौरी से मिलने ऊपर उसके रूम में गई तो गौरी ने अपनी माँ के नौकरों के सामने बेइज्जती कर उसे घर से भगा दिया था। पर सलोनी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसके माँ को बहुत प्यार से उसे गले लग गई, और फ़र्क अपनी दोनों बेटियों में देखकर
जो रंग को लेकर नहीं बल्कि गुणों को लेकर था। रेणुका की आंखें भर आई। फिर सलोनी ने अपनी बुआ से गले लग गई। रेणुका ने ऊपर से लेकर नीचे तक सलोनी को बड़े ध्यान से देखा, पर सलोनी में अपने ससुराल के पैसों को लेकर कोई घमंड नहीं था। वो अभी भी सिंपल से कपड़े पहनी हुई थी और शरीर में ज़्यादा गहने भी नहीं। और ये देखकर रेणुका को एक बार फिर गौरी की याद आ गई। गौरी ने ऊपर से लेकर नीचे तक खुद को सोने चांदी में तोल रखा था। रेणुका को भी अब अपने पति की बात का एहसास हो रहा था कि वो हर बार रेणुका को रंग की जगह गुणों को लेकर क्या समझाना चाहते थे, पर कभी कभी इंसान किसी को वो नहीं समझा पाता जो वक्त उसे समझा देता है। रेणुका अब रंग और गुणों के बीच किसका महत्व अधिक होता है ये बहुत अच्छे से जान चुकी थी, पर अभी भी सलोनी की जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें रंग और गुणों के बीच में फ़र्क को समझाना था। सलोनी जल्द ही किचन में गई और नौकर चाकर के होते हुए भी उसने खुद से अपनी माँ और बुआ के लिए चाय नाश्ता बनाया। ये देखकर रेणुका ने कहा कि सलोनी, तू क्यों बना रही है? इतने नौकर हैं, वो बना देंगे, तू क्यों परेशान हो रही है? इसका जवाब सलोनी दे पाती कि देविका ने कहा कि हमारी सलोनी है ही ऐसी, इसका वश चले तो ये सारे नौकरों को घर से निकाल दे, पर क्या करे, किसी गरीब के पेट पे लात भी नहीं मार सकती। इसलिए इन्हें इनके हक के पैसे मिलते रहे, इसलिए काम में से इन्हें निकालने नहीं दिया और खुद सारा दिन किचन में खाना बनाती रहती है। देविका की हालत देखकर रेणुका उठकर उनके पास गई और उन्हें सहारा देकर सोफे में बिठाया। सुनकर जीजी ने धीरे से रेणुका के कान में कहा कि मैंने बोला था ना कि ये हमारी सलोनी कभी भी पैसों के लालच में नहीं फंस सकती। और फिर रेणुका ने भी मुस्कुरा दिया। देविका ने सलोनी से कहा कि सलोनी जाओ, ये बाकी का काम नौकर कर लेंगे, तुम जाने की तैयारी करो। देविका ने रेणुका और बुआ जी को नाश्ता और चाय लेने को कहा कि जिस पर रेणुका ने कहा कि हमें माफ़ करिएगा, हमारे यहाँ बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पीते हैं। देविका ने कहा कि अब तो हमारी आपकी बेटी नहीं बल्कि हमारी बेटी बन गई है और आप अपने बेटी के यहाँ का कुछ मत खाइए, पर हमारी बेटी का हाथ का बना तो खाइए। और फिर सब हंसने लगे। सलोनी भागकर अपने कमरे में गई और एक दिन की सभी कुणाल की जरूरत की चीज़ों को उनकी जगह पर रख दिया, जिससे कुणाल को ढूंढ न सके कुछ भी। और फिर अपना सामान लेकर बाहर हॉल में आ गई और नौकर को भाभी की सभी जरूरत की चीज़ कब और कैसे देना है ये समझाने लगी, जिसे देखकर देविका ने कहा कि सलोनी, तुम मत करो मेरी इतनी चिंता, मैं इसके लायक नहीं हूँ। ये सुनकर रेणुका और बुआ एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तभी सलोनी ने बात संभालते हुए कहा कि अब आप इस घर की बहू नहीं रही बल्कि सास बन चुकी हैं और अब आपको इस उम्र में आराम करना चाहिए। सलोनी के मुंह से ये सुनकर रेणुका और बुआ का शक दूर हो गया और फिर सलोनी जाने से पहले देविका के गले लग गई और धीरे से उसके कान में कहा कि भाभी, आप चिंता मत करो, मैं कल शाम तक यहाँ आ जाऊँगी। जब तक आप अपना ध्यान रखिए और किसी भी चीज़ की तकलीफ़ हो तो बस मुझे एक फ़ोन करिएगा, भागकर आपके पास आ जाऊँगी। देविका ये सुनकर सलोनी के गले लगकर रोने लगी और उसने सलोनी से कहा कि तुम कैसे कर लेती हो ये सब? तुम खुद अंदर से इतनी टूट चुकी हो और फिर भी खुद को संभालने की जगह तुम दूसरे को संभालने में लगी हो। काश कर कि मुझे जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो दोस्तों, कहानी के अगले भाग में देखते हैं सलोनी अपने ससुराल वापस आती है या नहीं, देखते हैं अगले भाग में। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।